तो ये टॉपिक 9 और एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी जितने मीनिंग लिखाऊं, जितनी चीज बोलूं, उसको अंडरलाइन साथ में करना है, क्योंकि एमसीक्यू की एग्जाम इनकेस अगर हुई या ऑब्जेक्टिव की एग्जाम हुई तो उसके लिए ये आपको काम लगेगा। पहली बात, लिखो यूटिलिटी का मतलब ब्रैकेट में यूजफुलनेस, उपयोगिता। अब यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वांट सेटिस्फाइंग पावर को अंडरलाइन करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज मेनी एप्लीकेशंस एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट डायनामिक्स। अब सवाल मार्केट डायनामिक्स यानी क्या? मार्केट जिस हिसाब से बदलते हैं, जैसे लोगों के उसके अंदर एटीट्यूड बदलते हैं, जैसे लोगों की सोच बदलती है, वो मार्केट डायनामिक्स में आएगा। फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी डिक्लेयर की जाती है वो। एंड ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग। सोसाइटल यानी सोसाइटी का वेलबींग। इसका मतलब जहां पे सोसाइटी को पता चले कि हम अपने बेनिफिट के लिए कोई काम कर सकते हैं, वो सोसाइटी का वेलबींग हुआ। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू हाउ इंडिविजुअल्स मेक choices to maximize their satisfaction and how businesses and policy makers can use this knowledge to make informed decision। दो यूजफुलनेस है उसकी। देखो पहली यूजफुलनेस कौन सी तुम्हारी? यूटिलिटी के कंसेप्ट की यूजफुलनेस सबसे पहली कि एज ए कंज्यूमर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको अपने सेटिस्फेक्शन को, यानी मुझे जो चीज के अंदर से जिस तरह का सेटिस्फेक्शन चाहिए उसको मैं मैक्सिमाइज कैसे करूं। और दूसरा जो प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर को कौन सी चीज बनानी है, कितनी बनानी है और कब बनानी है, उसके लिए गाइडेंस मिलेगा। इट प्लेज अ क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड हैज सेवरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सबसे पहले कंज्यूमर चॉइस। यूटिलिटी थियरी इज फंडामेंटल टू एक्सप्लेनिंग हाउ कंज्यूमर्स मेक चॉइसेस अमंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन फेस्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज यानी जो पैसे बोलो या तो फिर परचेस करने के लिए जो चीज चाहिए वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती है। राइट? तो कंज्यूमर को उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं इतने पैसों में से कौन कौन सी चीजों को सेटिस्फाई करूं, कौन सी वांट को सेटिस्फाई करूं। एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस। मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस यानी वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, ज्यादा ऑप्शंस का होना। तो इसमें दो बातों को अंडरलाइन करो, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस। इन दोनों का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये होता है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, तुम्हारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। और दूसरा, तुम्हारे पास उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑल्टरनेटिव चॉइसेस सामने अवेलेबल है। तुम एक वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो वो हो पाएगी, लेकिन अगर वेराइटी ऑफ वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो तुमको चॉइस करनी पड़ेगी कि इसमें से कौन सी वांट को मुझे पहले सेटिस्फाई करना है। Consumers aim to maximize their utility by allocating their budget to purchase the combination of goods that provides the highest level of satisfaction। कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी यानी अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगा? वो अपने पास के जो बजट करेगा। बजटिंग यानी क्या? कि मेरे पास जितनी परचेसिंग पावर है ना, उसके अंदर से मैं डिसाइड करूंगा कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने, तो वो बजटिंग हो गया। और लिखा गया है परचेज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर कभी भी मार्केट में एक गुड नहीं खरीदता, वो एक से ज्यादा गुड्स को मार्केट से खरीदते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा आता है डिमांड एनालिसिस। यूटिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू डिमांड। इकोनॉमिस्ट यूज यूटिलिटी एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स influencing the demand for different products by examining how changes in prices and income affect utility and subsequently demand। अब जब भी subsequently आए ने तो उसका मतलब होता है त्यार बाद यानी ते पछी, आफ्टर दैट उसका मीनिंग। डिमांड, इकोनॉमिक्स कैन प्रिडिक्ट मार्केट बिहेवियर एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो जब भी प्राइसेस में चेंज आते हैं या कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज आते हैं तो उस वक्त यूटिलिटी बदल जाती है।
अगर समझो तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो उसी चीज में से मिलने वाली यूटिलिटी तुम्हारे लिए कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसे हैं। तो इसका मतलब पहले मैं हर चीज को खरीदने के टाइम पे उसकी प्राइस को अहमियत देता था, लेकिन अगर अब मेरे पास परचेसिंग पावर ज्यादा है, यानी मेरी इनकम ज्यादा है, तो अब मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, कीमत उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी। सब्सिक्वेंटली डिमांड इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट बिहेवियर और कंज्यूमर के प्रेफरेंस को। देखो मार्केट बिहेवियर, मार्केट में दो तरह के बिहेवियर, एक डिमांड रिलेटेड और दूसरा सप्लाई रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड बिहेवियर कंज्यूमर करता है, सॉरी डिमांड रिलेटेड, और जो सप्लाई रिलेटेड बिहेवियर है वो प्रोड्यूसर करेगा, राइट। और कंज्यूमर का प्रेफरेंस हमको देखना है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस यानी मतलब कंज्यूमर कौन सी चीज को सिलेक्ट करेगा, प्राथमिकता, प्रेफरेंस, चॉइस। फिर आता है उसके बाद में प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी यूटिलिटी कंसेप्ट आर यूज्ड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी मांगनी सापेक्षता, यानी रिलेटिवली प्राइस के सामने डिमांड कितनी चेंज होती है वो, विच मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। रिस्पॉन्सिव यानी कितना चेंज होना, यानी जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है गुड्स की वो प्राइस के सामने कितनी चेंज होती है। अंडरस्टैंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी हेल्प्स बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर्स assess the impact of price changes on consumer behavior and total revenue। यानी हमको किस में इसमें फायदा होता है, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब बिजनेस और पॉलिसी मेकर दोनों प्राइस के चेंज होने के कारण कितनी उसके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होगी ना उसके बारे में समझेंगे। जैसे अगर कोई भी प्राइस चेंज करनी हो ना तो अपने देखेंगे कि प्राइस चेंज करने के बाद कंज्यूमर का हमारी प्रोडक्ट की तरफ जिस तरह का उसका एटीट्यूड है या परसेप्शन है, यानी जैसे वो हमारी प्रोडक्ट को देखते हैं वो चेंज ना हो जाए, तो ये देखने के बाद प्राइस को चेंज करने का डिसीजन लिया जाता है। तो इसीलिए हम यूटिलिटी के एनालिसिस को यहाँ पे देखेंगे। फिर आता है उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बिजनेस इज ऑफन कंडक्ट कंज्यूमर सर्विस एंड मार्केट रिसर्च। जो कंज्यूमर सर्वे का मतलब कंज्यूमर को कौन सी चीज पसंद है कौन सी चीज नहीं पसंद उसके बारे में चेक करना, वो कंज्यूमर सर्वे के अंदर आता है। फिर मार्केट रिसर्च, कौन सी प्रोडक्ट कौन से मार्केट में चलेगी और कौन सी प्रोडक्ट को कौन से मार्केट में लॉन्च किया जाना चाहिए, ये बताना मार्केट रिसर्च का काम है। टू असेस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द यूटिलिटी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स। दिस इंफॉर्मेशन गाइड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, allowing companies to create products that better meet consumer needs and desires। यानी जो भी हमारी जरूरतें हैं, प्रोडक्ट ऐसी बननी चाहिए ना कि कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करे। कोई भी चीज जो अननेसेसरी हो ना कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। फोर्ड का सबसे बड़ा एग्जांपल है इसके अंदर। फोर्ड इंडिया में आने वाली इंटरनेशनल कंपनीज में सबसे पहले जो कंपनीज है उसमें से एक थी, लेकिन फोर्ड कभी भी इंडिया के कस्टमर को समझ नहीं पाई। उसने सबसे पहले जो भी कार्स यहाँ पे लॉन्च की ने वो सारी की सारी कार्स के अंदर उसने फीचर्स पहले ज़्यादा डालने की कोशिश की। उसके बाद में ये चेक नहीं किया कि इंडियन रोड्स के ऊपर ये फीचर्स बराबर होंगे कि नहीं। फिर जब उन्होंने कंज्यूमर के लिए वैल्यू वाली कार बनाना शुरू किया ना तब तक इतना लेट हो गया था ना कि कंज्यूमर का परसेप्शन उस कंपनी की तरफ से चेंज हो गया था, जिसका फायदा लिया Hyundai कंपनी ने। क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे मार्केट में बहुत कम कंपनीज थी जो कार मैन्युफैक्चर करती, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि प्रोडक्ट को डेवलप ऐसे किया जाना चाहिए कि जिससे यूटिलिटी आपको ज्यादा लगे जितने पैसे दे रहे हैं ना उसके सामने, तब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, नहीं तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा। फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, marketers use utility theory to understand how to position products in a way that maximizes the perception of consumer utility। Advertising campaigns often emphasize the benefits and utility that consumers can derive from a product or service। हम हमेशा एडवर्टाइज में किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि मैं अगर आपको कोई चीज प्रोड्यूस करके आपको दे रहा हूँ तो उसके प्रोडक्शन के बाद आपको क्या फायदा होगा, तो उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस जब तक आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आप प्रोडक्ट परचेस करने का डिसीजन लेने वाले नहीं हो। तो इसीलिए जब भी मार्केटिंग या तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उस टाइम पे ये बात को ध्यान में रखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को कंज्यूमर तक समझाए कैसे। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज,
प्राइसिंग डिसीजंस आर, स्ट्रेटेजी यानी प्लानिंग बोलते हैं उसको, पर स्ट्रेटेजी प्लानिंग से थोड़ा ऊपर होता है। Pricing decisions are heavily influenced by utility considerations. Firms aim to set prices that align मतलब match करना with perceived utility of their products. For example, luxury brands often command higher prices by associating their products with higher utility and status. वो status symbol बना देती है, प्रोडक्ट को क्या बना देगी, स्टेटस सिंबल। तो आप हर किसी के लिए वो ऑफर नहीं कर रहे हो, तो इसलिए उसकी प्राइस को ज्यादा रखा जाता है। फिर कंज्यूमर सर्वेज, यूटिलिटी कंसेप्ट्स आर अप्लाइड इन कंज्यूमर सर्वेज एंड फीडबैक। ये दोनों को अंडरलाइन करो, कंज्यूमर सर्वे और फीडबैक। कंज्यूमर का सर्वे यानी मतलब पहले कंज्यूमर को पूछना कि उसको कौन सी प्रोडक्ट कितनी चाहिए या क्या पसंद है, और जो फीडबैक है ना, उसका मतलब कंज्यूमर की तरफ से प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो फीडबैक मिलेगा वो देखना, यानी रिस्पॉन्स बोला जाता है फीडबैक को। Feedback mechanisms, surveys ask consumers to rank their preferences for different attributes of product और services। जैसे कि अगर समझो कि मैं एक टेलीविजन के बारे में सर्वे कर रहा हूँ, तो टेलीविजन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बराबर। वो अपने स्कूटर को मार्केटिंग कैसे करता है, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज से मार्केटिंग करता है, जो कंज्यूमर को कभी चाहिए नहीं, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि ये वैल्यू एडेड सर्विस है, यानी आपको फर्क पड़ेगा इससे। जैसे स्कूटर में स्पीकर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 अगर ओला ओनर्स होंगे, उसमें से एक बजाते बजाते जाता होगा रास्ते में। कौन रास्ते में इस तरह से ओपन में स्कूटर के अंदर गाने बजाते हुए जाएगा, राइट। दूसरी बात, उसके अंदर जिस तरह की आपको दूसरी फैसिलिटीज के बारे में बात की जाती है, वो सब बेकार की चीजें होती है, लेकिन फिर भी अपने ऐसा लगता है कि भाई दोनों की प्राइस सेम है, इसमें ये मिलता है तो क्यों ना। तो ये ऐड करके आपको अट्रैक्ट किया जाता है। तो बात समझो कि सर्वे करने के टाइम पे हम सबसे पहले तो क्या डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर की कौन सी चीजों को कंज्यूमर को ऑफर करना है। हेल्पिंग बिजनेसेस अंडरस्टैंड हाउ यूटिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे यूटिलिटी अफेक्टेड होती है, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है, दूसरा कंज्यूमर की इनकम, तीसरा जिस कंट्री के अंदर आप ऑपरेट करते हो ने, उस कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम। ये ऐसी तो बहुत सारी चीजें जो कंज्यूमर की यूटिलिटी को और कंज्यूमर को जो प्राइस ऑफर की जाती है उन दोनों को अफेक्ट करे। फिर आता है उसके बाद में पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी यानी गवर्नमेंट के द्वारा ली जाने वाली जो फैसिलिटीज है ना, वो याद रखो। गवर्नमेंट कुछ एरियाज के अंदर खुद इन्वेस्ट करती है, जिसमें हेल्थ केयर आता है, अंडरलाइन करो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है। पॉलिसी मेकर्स सीक टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी और वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। तो जब भी पॉलिसी बनाए ना, तो पॉलिसी बनाने के टाइम पे वो कंज्यूमर को नहीं, आम जनता को, यानी सबको, चाहे वो कंज्यूम करे कि ना करे, उसकी यूजफुलनेस के बारे में बताते हैं। उसके बाद में आता है वेलफेयर एनालिसिस। इकोनॉमिस्ट यूज utility to assess the well-being of individuals and society as a whole and cost benefit analysis, अंडरलाइन करो इसको। कॉस्ट बेनिफिट यानी कोई चीज मैं खरीद रहा हूं, तो मैं इसमें दो चीजों को कंपेयर करूंगा कि वो चीज खरीदने का मेरा खर्चा कितना है, और दूसरा उसमें से मिलने वाला बेनिफिट कितना है। अगर खर्चे से ज्यादा बेनिफिट होगा तो मेरा डिसीजन पॉजिटिव होगा, लेकिन बेनिफिट से ज्यादा अगर खर्चा होगा तो मेरा डिसीजन उसको परचेस करने का नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेजर्स यूटिलिटी इन चेंजेस इन यूटिलिटी टू इवेल्युएट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, प्रोजेक्ट एंड रेगुलेशन ऑन सोशल वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब याद रखना, वेलफेयर का मतलब होता है सुखाकारी, मतलब किसी को मिलने वाला बेनिफिट, राइट। तो ये बेनिफिट आपको हर चीज से मिलता है, लेकिन वो पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करे तो, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट सामने रखती है तो वो, और जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट के नियम, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक सिंपल सी बात करें कि अभी यूटिलिटी ऐड करने की बात करो, सेफ्टी के अंदर गवर्नमेंट ने हर बार सोचना शुरू किया है, राइट। तो हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके पीछे खर्चा भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिल जाती है हर चीज।
तो इसी के कारण हर जगह पे अपने देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जब भी नए चेंजेस आते हैं, जैसे कि पेट्रोल का चेंज हो जाना, अभी भारत 6 स्टेज का जो पेट्रोल मार्केट में मिल रहा है ना, वो भारत 6 स्टेज का पेट्रोल है। उसके साथ में आपके पास गाड़ी होनी चाहिए भारत 6 स्टेज की। अगर उसके नीचे की गाड़ी है ना, तो भी परफॉर्मेंस तो देगी वो बराबर, पर वो इंजन जब बदलता है ना, तो उसके हिसाब से पेट्रोल को भी बदलना पड़ता है। अब इंडिया में क्या किया जाता है, नया एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, इथेनॉल। इथेनॉल ये किस में से बनता है, शुगर केन में से बनता है, राइट। शुगर केन में से बनने वाला इथेनॉल जो है ना, वो पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जाता है और इसके बाद मार्केट में बेचा जाता है, जिससे पेट्रोल सस्ता हो, राइट। तो इन्होंने 40% तक इथेनॉल मिक्स करने तक का टारगेट रखा है 2040 तक, 2040 तक। यानी पेट्रोल में 60% पेट्रोल होगा, लेकिन 40% इथेनॉल होगा। तो ये नया प्रोजेक्ट है। अब इसके कारण शुरुआत में आपको क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलने लगेगा। इथेनॉल हर वो चीज में से मिलता है जिसके अंदर शुगर होती है, इवन बीट रूट के अंदर से भी मिलता है इथेनॉल। International trade. In international trade, utility analysis is applied to assess the gains from trade. Economists examine how trade can increase consumer utility by providing access to a wider variety of goods and potentially lowering prices. इंटरनेशनल ट्रेड में हम देखते हैं कि मार्केट में जो बिकता है ना, वो प्राइस को ध्यान में रख के सामने वाला खरीदता है। तो खरीदने वाले के लिए प्राइस ऐसी रखनी पड़ती है जिससे उसको लगे कि इस चीज को खरीदने के बाद जो यूटिलिटी उसमें से मिलती है, वो जो प्राइस थी उसके सामने ज्यादा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में लास्ट वाली लाइन को अंडरलाइन करो, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड पोटेंशियली लोअरिंग प्राइसेस। जितने ज्यादा गुड्स हो ने, उतने ज्यादा गुड्स अपने ऑफर करेंगे। याद रखो कि अगर आपकी कंट्री 15-20 चीजों को खाली एक्सपोर्ट करती है, 15-20 चीजों को खाली एक्सपोर्ट करती है, वो भी बड़े पैमाने पे, लेकिन उसमें से अगर एक भी गुड एक्सपोर्ट होता हुआ बंद हो गया ने, तो कंपनी का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो डामाडोल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके सामने कंट्री अगर समझो कि पूरी कंट्री से 1000-2000 चीजों को एक्सपोर्ट करेगी, तो इसमें से अगर 2-4 चीजें बंद भी हो जाए तो इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वाइडर वेराइटी ऑफ गुड्स, यानी ज्यादा वेराइटी गुड्स की चाहिए। फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, दीज फील्ड्स combines insight from psychology and economics to study how cognitive biases, मेंटल बायसिस, बायस यानी पक्षपात, पार्शियलिटी, कॉग्निटिव यानी मेंटल बायसिस एंड ह्यूरिस्टिक अफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब खाली डिसीजन मेकिंग लिखोगे ना उसके अंदर तो भी चलेगा। ह्यूरिस्टिक की जगह पे डिसीजन मेकिंग लिखोगे ना तो भी चलेगा। अफेक्ट यूटिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग दीज बायसेस। देखो बायस क्यों, कॉग्निटिव बायस यानी मेंटल बायस पहले तो, और दूसरा ये लिखा गया है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से यूटिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। बायस समझना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, हर इंसान अपने मेंटालिटी में अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, इसलिए वो सोच अलग रखता है। अंडरस्टैंडिंग दीज बायसेस हेल्प्स in designing policies and interventions that nudge individuals towards better choices. nudge, nudge का मतलब किसी को उस तरफ डाइवर्ट करना। परफेक्ट मीनिंग बताऊं तो पुश, जेंटली पुश बोला जाता है उसको, उसकी तरफ धकेलना बोलते हैं ना, डाइवर्ट करना। और इंटरवेंशन यानी दखलगिरी। तो देखो ये 11 पॉइंट में सबसे पहला कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर चॉइस में क्या देखा हमने, सबसे पहले कंज्यूमर चॉइस के अंदर मैक्सिमम यूटिलिटी बराबर, बजट डिसाइड करना उसमें आता है। डिमांड एनालिसिस में, डिमांड एनालिसिस में मार्केट बिहेवियर और कंज्यूमर के प्रेफरेंस को डिसाइड किया जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम ये चेक करते हैं कि प्राइस के चेंज होने के बाद में डिमांड कितनी चेंज होती है।
उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलप कैसे होनी चाहिए, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के मुताबिक होनी चाहिए, उसको यूटिलिटी मिले वैसे होनी चाहिए। फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में हम कंज्यूमर को ये समझाते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो उसकी यूजफुलनेस उसके लिए कितनी है। उसके बाद में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखी जानी चाहिए। इसमें लग्जरी गुड्स का एग्जाम्पल है, लग्जरी ब्रांड्स का एग्जाम्पल इस तरह से कि यूटिलिटी और स्टेटस दोनों को ध्यान में रख के उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर कंज्यूमर का सर्वे करना, सर्वे और फीडबैक, उसमें दो चीजें। सर्वे के अंदर पूछा जाएगा अलग अलग एट्रीब्यूट्स की तरफ, तुम्हारा एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण, उसकी तरफ किसी इंसान का रुख कैसा है, वो क्या क्या चाहता है उसकी तरफ से। फिर पब्लिक पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की 3 जगह पे पॉलिसी बनाना, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए। वेलफेयर एनालिसिस में हमने ये देखा कि जो भी पॉलिसी, प्रोजेक्ट या तो रेगुलेशन बनाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब हमारे कितने काम के यानी सोसाइटी को कितना वेलफेयर दे रहे हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड में अपने ये देखेंगे कि वाइडर वेराइटी ऑफ गुड्स आपको मिलने चाहिए, लेकिन उसमें रिड्यूस प्राइस के ऊपर आपको मिलने चाहिए। फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हमने कॉग्निटिव बायस यानी मेंटल पार्शियलिटी या तो डिफरेंसेस के बारे में देखा और उसके कारण होने वाले पॉलिसी डिसीजन की इफेक्ट के ऊपर। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू इन इकोनॉमिक्स प्लेज a central role, underline करो, in various aspects of economic analysis and decision making। इकोनॉमिक एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग दोनों में वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गाइड्स प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी चॉइसेस, ultimately shaping how individuals and organizations allocate resources and make decisions in the marketplace। There are some key applications of the concept of value। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन कौन सी चीजों को गाइड करना। पहले तो प्राइसिंग, किसी इंसान को खरीदने में इंटरेस्ट तब रहेगा जब उसको लगेगा कि उसमें से मिलने वाली वैल्यू ज्यादा है। पहली बात जो आगे मैंने बताया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने वाला भी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जज करेगा कि आज से 5 साल के बाद में इस इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू होगी। उसके बाद में प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, जब भी अपने नई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तब मार्केट में उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं देखते, हम कौन सी वैल्यू देखते हैं, सामने वाला इंसान उसकी उसको किस तरह से यूटिलिटी में जज करता है। पहले यूटिलिटी सीखना जरूरी था, उसके बाद में वैल्यू समझ में आता है, क्योंकि यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस, तो किसी चीज की वैल्यू तब होगी जब उसकी यूजफुलनेस तुम्हारे लिए ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने के टाइम पे ये ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में पॉलिसी चॉइसेस, कौन सी पॉलिसी बनानी, एंड अल्टीमेटली शेपिंग हाउ इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज अलोकेट रिसोर्सेज, अंडरलाइन करो, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और मार्केट में डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है जैसे इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज का मतलब समझ लो मनी यानी परचेसिंग पावर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है। देयर आर सम की एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। पहले आता है मार्केट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। वैल्यू का मतलब यहाँ पे पहला तो कौन सा होता है कि हम असेट्स की वैल्यू को जज करें। असेट्स यानी कोई भी फिक्स असेट हो या फिर तुम्हारी टेंजिबल हो यानी इनटेंजिबल, टेंजिबल यानी दृश्य मिलकत, इनटेंजिबल यानी गुडविल जैसी। गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, इट इज एसेंशियल इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के भाई, राइट, यानी रिलेटेड रिलेशंस, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अपने वैल्यू देखते हैं, बराबर। मार्केट वैल्यू कब देखेंगे, अपने जब भी कोई मकान खरीदने जाएंगे या कोई दुकान खरीदने जाएंगे तो लोकेशन देखते हैं, लोकेशन देखेंगे। उसके बाद में वहाँ की लोकालिटी में कितने लोग बसते हैं वो देखेंगे, दुकान के लिए खास बात करें, बराबर। सराउंडिंग एरिया देखते हैं, उसके बाद में हम प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन की कीमत देखी जाती है। फिर स्टॉक है, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज मार्केट। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट अप्रेजल्स यूज वैल्यूएशन methods to determine the market value of properties। मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की कैसे डिसाइड होगी, तो रियल एस्टेट में ये डिसाइड करने के लिए पूरे के पूरे रिसर्च किए जाते हैं कि इस जगह पे कितनी प्राइस होनी चाहिए। जैसे कि कोई अगर नया प्रोजेक्ट रखेगा, कोई इंसान अपार्टमेंट्स बनाने का प्रोजेक्ट रखेगा, तो वो अपार्टमेंट्स बनाने के टाइम पे एक
अपार्टमेंट की कीमत कितनी होगी वो डिसाइड करने के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा, इसी में वैल्यू आती है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आपको वैल्यू ऐड करते करते दे रहे हैं। देखो आपको अगर कोई ऐसा बोले कि मकान खरीदने के टाइम पे उसमें एमिनिटीज है, जैसे क्लब हाउस का होना। अब याद रखो क्लब हाउस एक होता है, फ्लैट 100 होते हैं, फ्लैट 100 होते हैं, क्लब हाउस एक होता है। क्लब हाउस बनाने के पीछे उसका 20 लाख का खर्चा हुआ, पर वो 20 लाख 100 फ्लैट के बीच में डिवाइड होगा, तो एक इंसान के हाथ में आएगा 20,000 रुपये, लेकिन कीमत बढ़ जाएगी 2 लाख रुपए फ्लैट की। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैल्यू एडिशन ऐसे होता है कि कोई भी एक फैसिलिटी को देने के बाद वो फैसिलिटी से मिलने वाला वैल्यू एडिशन कितना होता है वो देखा जाता है। देन आफ्टर investment analysis, investors use the concept of value when making investment decisions. They assess, underline करो, intrinsic value of stock, आंतरिक कीमत, intrinsic value of stocks. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी क्या? मेरी कंपनी के पास 40,000 शेयर्स है, बराबर, मुझे अपनी कंपनी को बेच देना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होगा? वो 40,000 की कीमत कितनी, एक शेयर की कीमत कितनी, वो देखने के लिए वो लोग क्या करेंगे, सारी एसेट्स को प्लस करेंगे, सारी एसेट की वैल्यूएशन को प्लस करेंगे, उसमें से लायबिलिटी की वैल्यूएशन को माइनस करेंगे, जो बचा ने उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 50 लाख की एसेट है, बराबर, 10 लाख की लायबिलिटी है, तो 50 लाख में से 10 लाख गया तो 40 लाख बचा, और शेयर्स कितने, 40,000, 40,000 से उसको डिवाइड करने के बाद जो मिला, कितना मिलेगा उसको, 100 रुपये। तो 100 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ध्यान रखने के टाइम पे अपने को दो बातों को समझना पड़ेगा, जितनी भी हमारी एसेट्स है उन सब की वैल्यूएशन, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उन सब की वैल्यूएशन। देन वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू डिटरमाइन वेदर, अंडरलाइन करो, दे आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। जब भी अपने शेयर मार्केट में कोई भी नया इशू आता है ना, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोला जाता है, उस टाइम पे अपने क्या देखते हैं कि 400 रुपये उसने शेयर के मांगे, तो क्या 400 रुपये देने लायक है कि नहीं, ये आता है वैल्यूएशन की थियरी में, बराबर ने। वैल्यू इन्वेस्टर्स इन पर्टिकुलर फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग assets that are trading below their intrinsic or fundamental value so that they can be purchased for capital gains. आप हमेशा कौन सी चीज को परचेस करने की ट्राई करोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो लेकिन कीमत कम हो, बराबर ने, वैल्यू ज्यादा हो लेकिन कीमत कम हो, तभी अपने क्या करेंगे उसको परचेस करने के, क्योंकि हमको कैपिटल गेन चाहिए। कैपिटल गेन मतलब मार्केट में बेच के पैसा कमाना है हमको। फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, businesses use value analysis to set competitive prices for their products and services. Understanding the perceived value of a product relative to its cost helps in pricing strategies. Premium pricing, penetration pricing and discount pricing, ये सबका मतलब समझो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में अलग अलग, अंडरलाइन करो, पहली लाइन में लिखा है ना वो, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट, टू सेट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कॉम्पिटिटिव यानी मार्केट में जितनी भी कंपटीशन उस सबके अंदर हमको समझ के प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। पहले लिखा गया है देखो प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब बाकी सबसे हमारी प्राइस ज्यादा रखें। फिर दूसरा लिखा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसका मतलब मार्केट में घुसने के लिए प्राइसिंग होती है। पेनिट्रेशन यानी मार्केट में घुसना, तो मार्केट में घुसने के लिए पहले लो प्राइस पे बेचा जाता है, उसके बाद में उसकी प्राइस को धीमे धीमे बढ़ा दिया जाता है। फिर डिस्काउंट प्राइसिंग यानी शुरुआत में से डिस्काउंट करना चालू कर, ये मेंटालिटी है लोगों की कि जितने की कीमत रखी हो उसके बाद में नीचे लिख दे कि इतना डिस्काउंट है उसके साथ में, तो अपने डिस्काउंट से मेंटालिटी अपनी चेंज करते हो, लगता है कि अपने डिस्काउंट में खरीद किया है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू कंसिडरेशन, बेस्ड ऑन वैल्यू कंसिडरेशन। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने, जो सैमसंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी डिक्लेयर की कि सैमसंग के फोन वल्नरेबल है, यानी मतलब उसके ऊपर कोई भी तरह का अटैक किया जा सकता है उसको। अब सैमसंग के जो प्रीमियम फोन है ना उसी के ऊपर ये एडवाइजरी आई है। अब प्रीमियम फोन खरीदेगा कौन, जो पैसे वाला इंसान होगा वो, जिसको इस बात के लिए परेशानी होती है कि उसके अकाउंट्स को कोई हैक ना कर ले, पैसे उसके पास ज्यादा है, वो 10-12 हज़ार के फोन खरीदने वाले पास नहीं है। तो जो लोग 50,000 60,000 के फोन खरीदते हैं उनको अगर ऐसा लिखा गया है उसके अंदर के ये फोन के ऊपर कोई भी तरह से आपकी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या, फिर तुरंत उसको परचेस करने से बंद कर देंगे। तो मैंने 3 दिन के अंदर इसको देखा, मार्क किया
कि 10,000 का डिस्काउंट ये सारे फोन्स के ऊपर चालू हो गया है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी डिक्लेयर की है। देखो एडवाइजरी डिक्लेयर करना अलग है, बैन करना अलग है। गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी डिक्लेयर की है कि कस्टमर सोच के उसको यूज करे, बराबर, क्योंकि 100 में से एक को ये नुकसान हो सकता है, पर हो सकता है वो 100 में से एक आप ही हो, वो जरूरी नहीं कि कोई दूसरा हो। इसलिए इसको एडवाइजरी बोला जाता है, इसको बैन करना नहीं बोला जाता, वार्निंग देना नहीं बोला जाता, खाली एडवाइजरी बोला गया है, राइट। अब कंज्यूमर बिहेवियर अंडरलाइन करो, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू समझी जाने वाली वैल्यू। कंज्यूमर सीक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज that offer good value for their money. Understanding consumer perception of value helps businesses design marketing campaigns and product features that resonate with customers. Resonate, connected. Resonate का perfect meaning बताऊं? In agreement. In agreement with. એની સાથે જોડાયેલ કહેવાય. कंज्यूमर हमेशा अपने आप को इस प्रोडक्ट के साथ में कनेक्टेड देखता है, बराबर ने। कनेक्टेड देखना मतलब मेरे लिए जरूरी है ये प्रोडक्ट, ये समझेगा नहीं तब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को डिजाइन करने के टाइम पे उसमें दूसरी लाइन में लिखा है ना, वो ऑफर गुड वैल्यू फॉर देयर मनी, उसको अंडरलाइन करो। वैल्यू फॉर मनी वाली प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है मार्केट में। फिर वापिस आया, देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अंडरलाइन करना इज अ टूल यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू असेस द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर जब भी इंप्लीमेंट करता हूं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट करना शुरू किया। इसमें कॉस्ट कितनी है? बहुत ज्यादा कॉस्ट है, लाखों करोड़ रुपए की कॉस्ट है उसके अंदर, राइट। अब ये कॉस्ट ऐसा बोला गया कि 1 किलोमीटर बनाने के लिए 212 करोड़ रुपए की जरूरत है। यानी एक किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए 212 करोड़, अकेला ट्रैक नहीं, उसमें ट्रेन चलाने का सब, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म सब आ गया उसके अंदर। तो 212 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसके सामने बेनिफिट कितना होगा वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। इसी तरह से पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी डिक्लेयर की जाए, वो पॉलिसी से गवर्नमेंट ये भी चेक करेगी कि कस्टमर को या तो इंडिविजुअल्स को, लोगों को क्या फायदा होता है और गवर्नमेंट की तरफ कितना पैसा आएगा। और इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, सिंपल एग्जांपल, कि इलेक्ट्रिसिटी हाफ प्राइस पे देते, राजस्थान में वादा किया गया था, राइट, कि हाफ प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ऐसा अभी इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, कांग्रेस के द्वारा किया गया था ये। ऑलरेडी दोनों जगह पे गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, पहले वो हाफ प्राइस में देते थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई ना बीजेपी ने, उसके बाद में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। प्रैक्टिकल है ये चीज कि नुकसान पे कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, राइट। ऐसे ही बेकार में मफत में चीजें देते जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम को बंद कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट, दोनों स्टेट में से बंद हो गई ये स्कीम। फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है, इट कंपेयर्स द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, अंडरलाइन करो, कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्शन और डिसीजन, हेल्पिंग पॉलिसी मेकर्स डिटरमाइन वेदर इट इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब वो चीज हमारे लिए इकोनॉमिकली बराबर है कि नहीं। जस्टिफाइड उसका मीनिंग ऐसा होता है कि मैं चेक करता हूं कि मैं सही हूं कि गलत, वो जस्टिफिकेशन हुआ। सही गलत का फैसला करना वो जस्टिफिकेशन हुआ। फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, अगेन दूसरी बार ये भी वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। बिजनेस एम्प्लॉय, business is employ value analysis to design and develop product that align with consumer preferences and expectation. By identifying the features and attributes that provide the most value to consumers, companies can create products with a competitive edge. हमेशा कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट बनाई जाती है। अभी अपने देख रहे हैं मार्केट में कैसी होड़ लगी है, एकदम बेकार की चीज को इन लोगों ने हाइप दे के रखा है। जैसे आप अगर मोबाइल फोन खरीदते हो ना, उसमें बोलते हैं 16 GB की रैम, उसके सामने प्रोसेसर कितना है, 7 सीरीज वाला, 700 सीरीज वाला। अब 700 सीरीज वाला जो प्रोसेसर है ना,
उस प्रोसेसर को मैक्सिमम अगर क्लॉक स्पीड के ऊपर रन भी करो ने तो 8 GB रैम मैक्सिमम चले, उससे ज्यादा नहीं। तो 16 GB आपको बेकार में दे रहे हैं, तो एक एडिशनल जो 8 GB है ना उसके पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में आता है कि मेरी तो 16 GB की रैम मेरे फोन के अंदर, समझे। तो ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कब किया जाता है ऐसा, जबकि पता है कि कंज्यूमर ऐसा ही समझता है कि जितना बिगर इज बेटर, ये कंसेप्ट है ना कंज्यूमर ने अपना लिया है, खास करके मोबाइल फोन के मार्केट के अंदर। इसलिए उसका फायदा कौन उठा रहा है, हर तरह का प्रोड्यूसर उसका फायदा, हर 2-4 वीक के अंदर हर कंपनी नए नए मॉडल लॉन्च करती है, लेकिन प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में नए मॉडल के अंदर कोई ज्यादा फीचर्स ऐड नहीं होते, वो बार बार नई चीजें बताए जा रहे हैं, लेकिन वो चीजों को आप रियल लाइफ में कभी यूज नहीं करते। अगर कोई बोले कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 108 मेगापिक्सल उसका पीक परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, लेकिन जब आप रेगुलर डे लाइट के अंदर उसको कैप्चर करोगे ने तो वो कभी भी 15 या तो 20 मेगापिक्सल से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा रेगुलर डे लाइट के अंदर। लेकिन अगर आप समझो नाइट मोड में कैप्चर करते हो तो शायद उसको इतने मेगापिक्सल की ज्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए जरूरत पड़े, पर अपने क्या कोई टेक्निकल मामलों को समझता नहीं है, इसलिए कंपनी उल्लू बनाती जा रही है। और सोचो ये फ्रॉड यहाँ पे पूरे नेशनल लेवल पे चल रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज इट्स अ फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट है, जिसको जो डिसीजन लेना है वो लेगा। फिर आता है उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस एग्जामिन्स द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ अ प्रोडक्ट्स production and distribution. Businesses use these analysis to optimize their supply chain, reduce cost and enhance efficiency. सप्लाई चेन का मतलब क्या, सप्लाई चेन यानी मतलब हम जहां से आगे 1 by 1 प्रोडक्ट को ऐड करके भेजते हैं, जैसे कि समझो कि व्हीट में से आटा बनना वैल्यू ऐड हुई, आटे में से पिज्जा बनना वैल्यू और ऐड होती है, समझे। पिज्जा ब्रेड जो बनता है वो, उसके बाद में फुल फ्लेज पिज्जा बन के कंज्यूमर की प्लेट तक पहुंचना, वो और वैल्यू ऐड हुई। तो हर बार सप्लाई के अंदर एक एक वैल्यू ऐड की जाती है, तो इसको वैल्यू एड चेन बोला जाता है। वैल्यू चेन एनालिसिस examines the value added at each stage of a product's production and distribution. Businesses use these analysis to optimize their supply chain, reduce cost and enhance efficiency. For example, अगर समझो कि स्कूटर बनाने वाली कंपनी को पतरा चाहिए उसके लिए जो, बराबर, तो उसमें वो सप्लायर के साथ में कांटेक्ट करेगी, मुझे इतने गेज का पतरा चाहिए, इतने किलो में होना चाहिए, तभी जाके वो सप्लाई चेन को बराबर से आगे कंटिन्यू कर पाएगी। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल, एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स and services is the critical aspect, underline करो, of delivering value to customers. Quality control process is aim to, ये भी underline करो, maintain and improve product quality, quality improve होनी चाहिए, and which can positively impact perceived value and customer satisfaction. अच्छी क्वालिटी इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू ऐड होगी, परसिव्ड बार बार वर्ड आ रहा है, परसिव्ड यानी मैं ऐसा समझ लेता हूं कि क्वालिटी इंप्रूव हुई तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो उसको परसिव्ड वैल्यू बोला जाता है, समझना जिसको वैल्यू को। फिर ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड्स क्रिएट वैल्यू बियॉन्ड द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ब्रांडिंग है ना हमेशा प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, अगर प्रोडक्ट सालों से बिकी चली आ रही है तो। इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट कैन एनहांस ब्रांड वैल्यू एंड परसेप्शन, अलाउइंग कंपनीज टू कमांड हायर प्राइसेस एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर की तरफ से लॉयल्टी यानी वफादारी तब आएगी जब कस्टमर को जो ब्रांड के ऊपर उसको भरोसा है वो ब्रांड हमेशा एक ही तरह की प्रोडक्ट दे रही है, एक ही तरह की क्वालिटी दे रही है या तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी दे रही है, और वो जो एक्सपेक्ट करता है अपनी ब्रांड के पास से वो उसका पूरा का पूरा पैसा वसूल होता है तब। लॉयल्टी यानी वफादारी। फिर एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, when evaluating the impact of projects or policies, value extends beyond monetary considerations. Value analysis includes assessing environmental and social value, such as the preservation of natural habitat or the improvement of public health. अब इसमें बात ध्यान से समझे, वैल्यू एनालिसिस एनवायरमेंट को असेस करेगा और सोशल वैल्यू को, दोनों को असेस करेगा। और याद रखना हमको एनवायरमेंट को भी संभालना है और साथ में हमारे कल्चर को भी संभालना है, ये दोनों के बीच में हमको साथ में इकोनॉमिक्स को भी आगे बढ़ाना है। नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, बार्गेनिंग तो समझ रहे हैं ना अपने, ओके। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज इज क्रूशियल इन नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। बार्गेनिंग और नेगोशिएशन दोनों में फर्क इतना है कि बार्गेनिंग हमेशा है थोड़ा एग्रेसिव बन के किया जाता है, यानी हम ऐसा मानेंगे ना कि मैं सच्चा हूं इसी तरह से मैं बार्गेनिंग करूंगा, जबकि नेगोशिएशन के मामले में ऐसा होता है कि दोनों की विन विन सिचुएशन हो दोनों में से कोई को भी ऐसा ना लगे मेरा नुकसान हुआ, वो नेगोशिएशन है। लेकिन बार्गेनिंग में हम अपना फायदा चाहते हैं, सामने वाले का नुकसान। सिंपल। Parties involved in transactions aim to maximize their value while reaching mutually beneficial agreement. हमेशा दोनों को बेनिफिट, म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी दोनों को बेनिफिट हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी दोनों को बेनिफिट हो, वो तो हमेशा वैल्यू को मैक्सिमाइज तब किया जाएगा जब दोनों को फायदा हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Policy makers in developing regions use value analysis to identify sectors and industries that have the potential to create value and drive economic growth. This can inform investment and development strategies. पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो अलग अलग रीजन्स को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि आसाम डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका, रीजन यानी एरिया, रिलीजियन अलग नहीं रीजन अलग। रीजन्स यूज वैल्यू एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसका पोटेंशियल इस बात के लिए कि वैल्यू क्रिएट करे और ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाए। दिस कैन इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। इसमें होता क्या है कि अगर समझो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कौन से एरिया से शुरुआत करें, इसकी पॉलिसी बनानी आसान बन जाती है। एंड द फाइनल वन, मार्केट रिसर्च। Market researchers often assess consumer perceptions of value through surveys and focus group. This data helps businesses tailor यानी डिजाइन करना their products and marketing efforts to better meet customer expectation. तो हमेशा मार्केट रिसर्च में सर्वे किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद अपने ये चेक करेंगे कि कंज्यूमर का परसेप्शन हमारी प्रोडक्ट की तरफ है कि नहीं है ना। इसको वापस एक बार देख ले। पहला क्या है, मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट वैल्यूएशन यानी असेट गुड्स और सर्विस की वैल्यूएशन करना। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड उसको डिसाइड करना। प्राइसिंग बनाना, प्राइसिंग में 3 तरह की प्राइसिंग हमने सीखी, प्रीमियम प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड डिस्काउंट प्राइसिंग। कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना कि कंज्यूमर कैसी प्रोडक्ट चाहता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी पॉलिसी या तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें कॉस्ट कितनी होती है, उसका बेनिफिट कितना होता है, वो ध्यान में रख के हम अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेंगे, मतलब उसको समझेंगे कि हमने डिसीजन सही लिया कि गलत लिया। फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना पॉजिटिवली होना चाहिए और वो कंज्यूमर को कंपटीशन में, हमारी कंपटीशन में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे, इस तरह से होना चाहिए। फिर सप्लाई चेन में हर बार जब भी वैल्यू ऐड होती है उस वैल्यू को ऐड करने के टाइम पे हम आगे कंज्यूमर को कितना फायदा होगा इसके बारे में सोचेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना। ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड की तरफ लोगों को लॉयल यानी वफादार रखना। फिर एनवायरमेंट एंड सोशल असेसमेंट, ये चेक करना कि हम जिस तरह के एनवायरमेंट में और जिस तरह के सोसाइटी के अंदर रहते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करना। इसके अंदर हमने देखा कि हम मैक्सिमम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे, दोनों को नुकसान ना हो इस तरह से काम करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने वैल्यू को क्रिएट करना सोचा और साथ में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट किस तरह से किया जाएगा, डेवलपमेंट के साथ में उसको दिमाग में रखना है। एंड फाइनली मार्केट रिसर्च में ये देखा जाता है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके लिए सर्वे किए जाते हैं।